2025 में कंटेंट राइटिंग कैसे करें? कंटेंट राइटिंग कैसी फील्ड है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी या बहुत ज़्यादा जो है लोग नहीं जानते हैं, लोग चाहते नहीं है करना, क्या निश है, क्या नैक है, क्या एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, क्या आपको सही में कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री चाहिए इसको परस्यू करने के लिए, या कोई डोमेन या फिर कोई निश नॉलेज चाहिए इसको परस्यू करने के लिए, क्या कोई अच्छा लिटरेचर में तो क्या वो कंटेंट राइटिंग कर सकता है, किस तरीके से सारी चीज़ें काम आती हैं, कहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पाथवे है, क्या रोड मैप है। आज हमारे पास जो है वो इस फील्ड में एक एक अच्छा पोजीशन हासिल की हुई, एक अच्छा एक्सपीरियंस वाली जो है वो हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल मौजूद है। इन सब पे बात करेंगे, आगे देखते सब पे बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है वो निम्रा हसीब है। तो ये मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो निम्रा जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहीं पे जो है वो एक काफी स्टीम्ड, काफी रिनाउंड कंटेंट राइटिंग है। और इनकी अगर मैं निश पे बात करूँ तो ये मेडिकल कंटेंट राइटिंग के अराउंड काम करती है और ओवर द टाइम इन्होंने काफी अपने आप को लेवरेज किया है, काफी अपग्रेड किया है। एक मेडिकल कंटेंट राइटिंग के साथ साथ इन्होंने जो है वो एड ऑन किया है मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज और सेमिनार्स के अराउंड, पॉडकास्ट के अराउंड कैसे जो है वो मार्केट किया जाता है, वो बहुत सारी चीजें। तो मैं जो हूँ शायद सही इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन हम इनसे आज सुनेंगे कि कैसे जो है वो आपकी जर्नी रही। तो सबसे पहले आपका बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप जो है पॉडकास्ट में आई और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ इस कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट माय जर्नी? मैं इसको इस तरीके से हम लोग करते हैं एकदम नेचुरल फ्लो में। आप मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल जब इंसान 12th कर रहा होता है, थोड़ा सा बैक जाते हैं, जब आप 12th परस्यू कर रही थी या फिर इवन जब आप बैचलर्स में थी, आप मुझे बताइएगा भी कि आप क्या बैचलर्स परस्यू कर रही थी। तो मुझे ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक्सीडेंटल थी या फिर आपने इसे परस्यू किया है विद द रोड मैप? थोड़ा सा इस पे बात करिए। ओके, तो हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। बैक इन 2011 or maybe 2010 when I was in my school, तो मुझे नहीं पता था कि I will pursue this as my career and मुझे तब से आदत थी डायरी राइटिंग करने की। So I used to write diaries a lot, मतलब I just jot down everything जो मेरे दिमाग में आता था, जो मैं फील करती थी, तो वो हमेशा से मेरी आदत थी डायरी लिखने की। एंड बहुत छोटे, जब मैं बहुत छोटी थी तब से, मे बी आई वॉज इन 8th and 9th आई स्टार्टेड डायरी राइटिंग। सो वहाँ से ये शुरू हुआ था एंड फिर वो लिखते लिखते आदत हो गई कि फिर वो टेक्स्ट में आने लगा, क्योंकि उस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो टेक्स्ट में वी यूज टू राइट लॉन्ग नोट्स टू आवर फ्रेंड्स। देन वहाँ पे आया एंड देन आई टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी टाइम। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता होगा कि लड़कियों की आदत होती है आंसर शीट्स भरने की। जी जी जी। तो हालांकि मैं आंसर शीट्स नहीं भरती थी, बट मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि यूनिवर्सिटी में मेरे जो भी आंसर्स हो वो बहुत प्रिसाइज, एक्यूरेट हो और टू द पॉइंट हो। मतलब मैं कभी इस चीज़ में नहीं गई कि मुझे बहुत लंबे आंसर्स लिखने हैं, बी कॉपी सी कॉपी लेनी है। आई वॉज नेवर बीन दैट स्टूडेंट। बट अगर फिर हम आगे की बात करें जर्नी की, तो मैंने बैचलर्स किया था बायोटेक में, बायोटेक ऑनर्स, एंड देन मैंने मास्टर्स किया था बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा टफ स्ट्रीम था और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं बायोटेक करके मैं गई और इट वॉज एक्सीडेंटल एक्चुअली। मैं गई और मैंने फर्स्ट डे क्लास ली एंड आई वेंट बॉन्कर्स कि अब मैं क्या करूँगी। तो मैं गई अपने एचओडी के पास, आई टोल्ड कि मुझे चेंज करना है अपना फील्ड एंड आई वांट टू बी इन बायोटेक ओनली, मास्टर्स इन बायोटेक। तो व्हाट शी टोल्ड मी दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। उन्होंने मुझसे एक बात कही और वो मेरे दिमाग में आज तक रह गई कि निम्रा यू आर मेड फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो और मेरे जो एक मोटिवेशन लेवल था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने कहा निम्रा इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब बायोकेमिस्ट हैं और उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स करा, देन पीएचडी करा, आज वो यहाँ पे हैं। तो डू यू रियली थिंक यू वांट टू चेंज योर दिस फील्ड? तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं, जब उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस है तो मुझे होना चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। आई टुक बायोकेमिस्ट्री एंड देन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी की नेट JRF की एंड आई क्रैक्ड ICAR JRF back in 2022. All over India rank 30. Wow. So that's basically for PhD. But anyhow कुछ ऐसे circumstances थे, मैं pursue नहीं कर पाई PhD. But overall यही मेरी जर्नी थी। परफेक्ट है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो स्कूल में थी आपने हमेशा क्वालिटी को प्रेफर किया
या क्वांटिटी के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपने ये भी मेंशन किया, मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया आपका लाइक बैकग्राउंड, आपने बैचलर्स परस्यू किया, मास्टर्स परस्यू किया, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्पेसिफिक मेडिकल कंटेंट राइटिंग के ऊपर आएंगे, लेकिन अगर एक जनरिक के ऊपर हम लोग बात करें, क्या कंटेंट राइटिंग सिर्फ लैंग्वेज पे या वोकैबुलरी पे या अच्छे सिनोनिम्स को आना या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट होना, क्या ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी कंटेंट राइटिंग करने के लिए, या फिर इसके लिए क्या कोई कोर्स परस्यू करना चाहिए कि आप कंटेंट राइटिंग सीखें, या फिर ये नेचुरल होता है कि हो सकता है ना कोई अच्छा पोएट है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा कंपोजर है, तो क्या ऐसे ही जो है वो इंसान नेचुरली अच्छा राइटर होता है कि जो अपने थॉट्स को, अपने ख्यालों को लफ्जों या अल्फाजों को उसकी शक्ल दे देता है, या फिर ये विद टाइम जो है या विद एक्सपीरियंस जो है वो आता है? इस पे थोड़ा सा बताएं। मुझे कुछ लगता है ये इनहेरेंट क्वालिटी भी होती है, अच्छा। ये कुदरती भी होता है, बट अगर मैं शौक की बात करूं तो मुझे शौक था काफ़ी नए वर्ड्स सीखने का हमेशा से, स्कूल टाइम से। तो हमारी शेक्सपियर्स की बुक होती थी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते थे, वो मेरे दिमाग में रह जाते थे, उस जहन में रह जाते थे, और वो प्रैक्टिस से भी होता है। सही बात है। तो मेरे घर में एक ऐसा माहौल था कि मम्मा हमेशा हम लोग को समर वेकेशंस में नए वर्ड्स याद कराती थी कि ये लिस्ट है एंड तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। फिर वो हमसे पूछती भी थी आते जाते कि इसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ें हमेशा से थी मेरे साथ। और फिर उसके बाद हम बात करें कि आपने जैसे बोला कि सिनोनिम्स आने चाहिए आपको, बहुत सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी, प्रोफिशिएंसी, ये बहुत ज़रूरी है फॉर कंटेंट राइटिंग, स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट राइटिंग। हम अगर मेडिकल कंटेंट राइटिंग की बात करें तो यू शुड हैव सम मेडिकल नॉलेज एज वेल। मेडिकल नॉलेज एज इन कि आप अगर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं लाइफ साइंसेस फील्ड से थी, बायोटेक्नोलॉजी से थी, तो ऑब्वियसली जब आप मेडिको होते हैं तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज काफ़ी आपके लिए नॉर्मल होते हैं। आप पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो ये सारी चीज़ें आपको उस वहाँ से मिलती हैं, कोई स्पेसिफिकली कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। और कंटेंट राइटर और मेडिकल कंटेंट राइटर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो या एमडी हो या डेंटिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपका मेडिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपको अगर नॉर्मल बैचलर्स कर रहे हैं जूलॉजी बॉटनी से तो भी आपको उतनी बेसिक नॉलेज मिल जाती है। ओके। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक था, तो वो बेसिक नॉलेज तो थी मुझे। ठीक है। और तो मुझे अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं थी टेक्निकली। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक्सपीरियंस था CSIR IITR लखनऊ में, वहाँ पे एक टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मेरा इंटर्नशिप था फॉर अराउंड 6 months, तो वहाँ से मुझे साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी मिली। तो अब यहाँ पे बात आती है व्हेन वी लेवरेज अवर राइटिंग स्किल्स, और जो कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्किल्स होती हैं, आप मेडिकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को एक सिंपल, एक्यूरेट, इंगेजिंग ऐसा कंटेंट बना दें, एक ह्यूमन टच दे दें, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा अपने स्कूल टाइम से। आप धीरे 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 उस मकाम तक पहुँचते हैं। तो मुझे साइंटिफिक नॉलेज जो मिली वो IITR से मिली। मेरे साइंटिस्ट थे डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने मेरी जो रिसर्च जर्नी थी उसको काफ़ी स्मूथ बनाया, और वो इंटरेस्ट वहाँ से मुझे डेवलप हुआ था। तो आपके लिए ज़रूरी है आपकी वोकैब, यू शुड नो लेटेस्ट वर्ड्स, बहुत ज़रूरी है ताकि आप कहीं ना कहीं उसको फिट इन कर सकें। और फॉर एग्जांपल आपने बताया जैसे कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो फिर उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो आने चाहिए। अगर आप फाइनेंस से हैं, जिस भी आप जॉनर में हैं, तो उसके कीवर्ड से आप अपने आप को अपडेट करें। आप कंटेंट राइटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटर हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। सही बात है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल कंटेंट राइटिंग, तो आपको मेडिकल बैकग्राउंड से काफ़ी सारे रेफरेंसेस होने चाहिए। इवन आपको साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए एक हद तक। साइंटिफिक नॉलेज से मेरा मतलब ये कि यू शुड गो थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स एंड पेपर्स, जो कि मेरी हैबिट बनी थी IITR से। हमारे वीकली बेसिस पर प्रेजेंटेशंस होते थे एंड वी हैव टू डिस्क्राइब ऑल द रिसर्च आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ द ऑल सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स पैनल। तो वहाँ से मेरी एक हैबिट बन गई थी, और फिर आगे बढ़ते गए। फिर हम आए
यूनिवर्सिटी हो गई, देन उसके बाद हम आ गए मेरा जो फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस था, तो ये वहाँ से डेवलप होता गया। वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिला? हाँ, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जो मेरा फर्स्ट जॉब थी वो एज अ रिसर्च एनालिस्ट थी। आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 3.5 ईयर्स। जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की थी, यू वॉन्ट बिलीव डेनियल, वो भी साइंटिफिक लिटरेचर्स पे थी। तो हमने इतना एक्सटेंसिवली उसको थॉरली पढ़ा है साइंटिफिक लिटरेचर्स कि वो एक, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हो, चाहे वो कैंसर रिलेटेड हो, ऑन्कोलॉजी हो, तो वो बिल्डअप होता गया। तो मेरा ये कहना है कि साइंटिफिक नॉलेज भी होना जरूरी है आपके पास। परफेक्ट यार, बहुत अच्छे से आपने इसको समराइज किया और बहुत अच्छा आपने इकोसिस्टम, वो जर्नी बनती गई। हाँ, वो द टाइम जो है जिसको हम लोग कहते हैं ना लर्न ऑन द जॉब, या फिर जब आप काम कर रहे हो उसके साथ सीखते जाओ, और विद द टाइम जो है वो आप लेवरेज करोगे खुद को, तो चीजें आती जाएंगी। हाँ। क्योंकि कोई भी जो सीख के नहीं आता, विद द टाइम सीखा जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, आपने अभी मुझे आपने एक चीज यूज की, आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप फर्स्ट जॉब में थी। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो सुनने वाले हैं वो भी सोचेंगे कि एक होता है कंटेंट राइटिंग जो कि थोड़ा जेनरिक माना जाता है, एक होता है रिसर्च राइटिंग। अगर आप बहुत इजीली, बहुत आसान लैंग्वेज में बताएं कि रिसर्च राइटिंग कितनी डिफरेंट है कंटेंट राइटिंग से, थोड़ा सा इस पे बात करें। ठीक है, तो जो रिसर्च राइटिंग हमारी होती है वो बेसिकली पूरी साइंटिफिक, इट इज सराउंडेड विद साइंटिफिक लिटरेचर्स, और जो भी स्टडीज हुई हैं इन पास्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी आपने बहुत सारे जर्नल्स का नाम सुना होगा, तो इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं, तो वहाँ से केस स्टडीज आती हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली एनी लैब, CSIR लैब की बात करते हैं, तो उनकी कई सारी लैब्स होती हैं, वहाँ से स्टडीज होती हैं, बी प्राइमरी सेल कल्चर्स और एनी कैंसर सेल लाइन, उन पे स्टडीज हुई, वहाँ से डेटा आया, एंड वहाँ से उन्होंने अपनी ये रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए हैं उन्होंने, उन सारे नॉलेज को एक जगह क्यूमुलेट करके, क्यूरेट करके। तो वो सिंपल लैंग्वेज नहीं होती, वो साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। वो टर्मिनोलॉजीज यूजुअली हर कोई नहीं समझ पाता। मतलब अगर मैं नॉर्मली अगर कहूँ कि एक इकोनॉमिक्स का बंदा है तो वो नहीं समझ पाएगा। वो जो बेसिकली बायो के बैकग्राउंड्स के होते हैं, लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज करना। तो साइंटिफिक लिटरेचर्स हो गई हैं जहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, एक्सपेरिमेंट्स को एक जगह क्यूरेट करके हमने अपना पेपर राइटिंग कर दी, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे ब्लॉग्स। जब हम ब्लॉग्स की बात करते हैं, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड वेरी एंगेजिंग। एंड अब हमारी बात आती है ऑडियंस पे। अब ऑडियंस हमारी कौन है, उसके हिसाब से वो ब्लॉग हमारा एम्पैथेटिक हो सकता है ताकि इमोशनली कनेक्ट हो सके ऑडियंस उससे। एक और चीज़ हम इस चीज़ पे गौर फरमा सकते हैं कि अब एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, वो ब्लॉग्स, उनके लिए जो ब्लॉग हम क्यूरेट करेंगे, जो लिखेंगे, वो बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। डॉक्टर होगा वो, उसमें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज बहुत कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा, रिलेटेबल तो होगा। आप क्या ये कह रही कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नो योर ऑडियंस, आप किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो? फर्स्ट यू शुड नो योर ऑडियंस कि आप किन के लिए लिख रहे हैं। देन आप प्रोसीड करेंगे आगे उस कंटेंट को, उस whether it is medically complex content and scientific content, उसको आप बनाएंगे, अपनी ह्यूमन टच देंगे। Okay. We will make it accurate, we will make it very engaging, enticing, ये होगा। Perfect. बहुत अच्छे से आपने इसको समराइज किया और काफी ज्यादा सगेशियसली आपने चीजें बताई। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने डिस्कशन किया कंटेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, आपकी जर्नी, और अब जो है कोई जो हमें देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, जो कि अभी बैचलर्स उसने कंप्लीट किया है और वो कंसिडर कर रहा है कंटेंट राइटिंग एज अ करियर और चाहता है इसमें परस्यू करना, तो आप लेट्स से 3 स्टेप्स या 5 स्टेप्स या जितनी भी आपको लगता है कि ये भाई ये कर लो 1 2 3, तो आप एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड कंटेंट राइटिंग जॉब को स्टार्ट कर सकते हो एज अ इंटर्न या फिर लाइक एज अ स्टार्टर या एज अ फ्रेशर। तो वो क्या, मतलब 2-3 चेकलिस्ट या पॉइंटर्स या
वो 2-3 चीजें आप जो बताना चाहें यंग बड़ी कंटेंट राइटिंग एस्पिरेंट्स को, आपके ख्याल से जो भी आपको लगे, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मैंने हमारी जो स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि प्रोफिशिएंसी, आपकी सही। वोकैब, आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल कंटेंट राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सारे टर्म्स, मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो वो पता होना चाहिए। और ये Procedures, सेम और जॉनर पे भी अप्लाई होता है, फाइनेंस, इकोनॉमी, ये हर बिजनेस, जॉनर सब पे पे। अप्लाई होता है, इट्स एप्लीकेबल टू इन एवरी फील्ड। तो अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट थिंग है कि आपको टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए, बी इट एनी प्रोसीजर, लेटेस्ट डिजीज, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन रिसर्च फील्ड, इन मेडिकल फील्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि आपको कुछ साइंटिफिक लिटरेचर्स थोड़े पढ़ते रहना चाहिए। Okay. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली मेडिकल कंटेंट राइटिंग की तो बात क्या एक करें, अच्छा राइटर एक अच्छा रीडर भी होता है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल होना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और जो एक अच्छा राइटर होता है तो वो ना दे ऑल्सो रीड ह्यूमंस। ये मैं बहुत इन डेप्थ इनसाइट दे रही हूँ। दे ऑल्सो रीड ह्यूमंस, तो वो इंसानों को पढ़ते भी हैं, वो उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो आपको साइंटिफिक लिटरेचर्स थोड़े गो थ्रू करने चाहिए। और ऑब्वियसली आपको नेटवर्किंग पे अगर बात करें तो यू शुड गेट कनेक्टेड विद एडिटर्स एंड जो क्लिनिकल प्रोफेशन से होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ताकि मतलब उनके बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स, वो आर्टिकल्स होते हैं, वो पब्लिश करते हैं, बुक चैप्टर्स पब्लिश करते हैं, उसके लिए कॉल आती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन। तो अगर आप लंबे टाइम से उनके साथ कनेक्शन में हैं तो दे विल आल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटी टू राइट। वहां से आप अपना वो करियर बिल्डअप कर सकते हैं जहाँ पे आप फर्स्ट अपनी साइंटिफिक लिटरेचर ट्वीक करते हैं। तो वहां से ये शुरू होगा। और ये मैं ये कहना चाहूंगी, आपकी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हो जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी लाइफ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं अपने फाइनल ईयर्स में, तो वहाँ से आप पेपर राइटिंग शुरू करते हैं, वहाँ से आप रीडिंग शुरू करते हैं बेसिकली, इफ यू आर इनटू स्टडीज। वरना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सही बात है, सही बात है। मतलब जो लोग भी कंटेंट राइटिंग को समझते हैं ये बहुत इजी है या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वैसा नहीं है। काफी इसके अंदर मतलब लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज और निटिग्रिटीज हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे, खासकर 2025 में हम लोग बैठे हैं और ये क्वेश्चन बनता भी है, कंटेंट राइटिंग कितनी डिस्टर्ब हुई है, कितनी चेंज हुई है, कितनी मॉडिफाई हुई है, कितनी ज्यादा मैनिपुलेट हुई है, कितनी मैन्यूवर्ड हुई है चैट जीपीटी के राइट से? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आप बताएं। वी कैन यूज चैट जीपीटी एज अ को-पायलट, बट we should always give a human touch to our blogs. ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा। ChatGPT no doubt is very great platform। लोगों को उसको यूज करना और इसके प्रॉम्प्ट के, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, इसके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज करना आना चाहिए आज के टाइम पे। तो बट ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा, आपको जो भी क्रिएट करना है उसके आगे आपको उसको ह्यूमन टच देना है, एक इमोशनल टच, एक एंगेजिंग टर्म्स उसमें यूज करने होंगे। चैट जीपीटी नो डाउट इज गुड, बट मुझे ऐसा लगता है लोग पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका ह्यूमन नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होगा, आप इसको आजमाइएगा भी, मैं सबसे यही कहूँगी कि आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए चैट जीपीटी को, जो आपको आता हो, जो आपको ऑलरेडी पता हो, तो वो दीजिए और आपको जो आता है, एंड देन कंपेयर बोथ द outputs. You will see a huge difference. कैसे? आपको चैट जीपीटी कुछ एक्यूरेट डेटा देगा, बट जो आपके दिमाग में आपकी ह्यूमन क्रिएशंस हैं वो उसमें नहीं होगी। सही बात है। You will add those human creations, you will add those human touch to your blog, to your content. तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी को, बट मैं ये कहूँगी आपको खुद को भी टाइम, आप ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो अगर मैं बात करूं, जैसे केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं, वो केमिकल के रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिर इम्पल्सिवनेस जो है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन रिएक्शन में उनका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो चैट जीपीटी को हम एज अ हेल्पर या एज अ टूल, हेल्पिंग टूल, हाँ, या एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए exactly. और हम उस पर रिलाय ना करें 100%।
क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताइए, हो सकता है लोग जो सुन रहे हैं वो सोच भी रहे हो, क्या सिर्फ चैट जीपीटी यूज करके जॉब पे आप आउटशाइन कर सकते हैं, काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? नहीं आपके ख्याल से नहीं चलेगा? नहीं क्यों? क्या आप फॉर्म डाली कॉपी पेस्ट करिए, क्या इशू है? मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे इसलिए मैं अगर स्पेसिफिकली मेडिकल कंटेंट राइटिंग की बात करूँ तो आप चैट जीपीटी से अगर कोई ब्लॉग भी क्रिएट करवा रहे हैं तो वो आपको रिसर्च बैक डेटा नहीं देगा, ठीक है? रिसर्च बैक डेटा आपको अगर चाहिए तो आपको उसके लिए पबमेड जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, पूल हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप थोड़ा स्टडी करते हैं, वहाँ से कुछ कंटेंट लेते हैं, देन आप खुद का एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? अगर आप प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को कि उसको रिसर्च बैक डेटा चाहिए, तब भी आपको वो एकदम प्रिसाइज, आपको इन डेप्थ नहीं मिलेगा, थोड़ी आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जहाँ पे भी हो, आपको खुद से उस चीज़ को एक्सप्लोर करनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको। जब मैं आई वॉज इन IITR तो व्हाट हैपेंड विद अस कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट लगा हुआ था, दैट वाज ऑन लिवर कैंसर सेल, Hep-G2 सेल लाइन पे था। तो मुझे टेस्टिंग करनी थी, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी थी। एसिटामिनोफेन एक ड्रग होता है विच इज पैरासिटामोल, तो उसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी थी अपने Hep-G2 सेल लाइंस पे, विच इज कैंसर सेल लाइन। क्यों करनी थी? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होती है वो और कैंसर सेल लाइंस एक दूसरे को मिमिक करती हैं, काफी सिमिलर होती है। तो यूजुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जो सेल लाइंस को यूज करते हैं ताकि हमें वहां से कुछ आउटपुट जो मिले तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल सेल्स भी यही परफॉर्म ऐसे ही करती हैं। तो व्हाट हैपेंड विद अस कि एक एमटीटी ऐसे होता है, तो वो हमने प्लेस करा था, वो लगाया, और उसमें क्या हुआ ना, पिछले 1 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा था पूरे लैब का। उसमें हमारे सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स भी थे, हमारे जूनियर रिसर्च स्कॉलर्स भी थे, आई वॉज एन इंटर्न, जस्ट एन इंटर्न। तो फिर मुझे पता चला कि एक और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है, LMR। तो व्हाट आई डिड, मैंने अब यहाँ पे मैं कहूँगी उस वक्त चैट जीपीटी शायद नहीं होता था, बैक इन 2019। हाँ, उस टाइम नहीं आया। हाँ, तो उस वक्त क्या किया मैंने स्पेसिफिकली कि मैं गई, कुछ साइंटिफिक लिटरेचर्स देखे कि कौन से टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, उसके अलावा हम क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लकीली हमारे पास हमारे लैब में LMR ब्लू जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का किट था वो प्रेजेंट था। तो मैंने उन रिसर्च, अब मैं यहाँ पे कहूँगी उन रिसर्च आर्टिकल्स की इन डेप्थ स्टडी की, वहाँ से मैंने प्रोटोकॉल निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करा। तो एट द एंड आपने थोड़ी मेहनत की उस चीज़ को, प्रोटोकॉल को निकालने के लिए। सही बात है। अब वहाँ से मैंने जब प्रोटोकॉल निकाले और जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो यू वॉन्ट बिलीव डेनियल, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत रिजल्ट आया था जो हमें जैसे टॉक्सिसिटी टेस्टिंग चाहिए थी। इवन हमने उसकी फिर जो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग होती है वो हमने करी, तो उससे हमें एकदम एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था डेटा वो हमें मिला। तो वो प्रोटोकॉल जो है वो आज भी मेरे नाम से वहाँ पे जाना जाता है कि एक इंटर्न आई थी और वो वहाँ पे LMR ब्लू स्टैब्लिश करके गई। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपना टच देना पड़ेगा। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, until and unless it's not toxic, तो वहाँ पे अपना प्लीज आपको आउटपुट देना पड़ता है जी। और फिर लोग रिकग्नाइज भी करते हैं अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर वो लोग सही में लाइक सोफिस्टिकेटेड हैं और थोड़े से लाइक अच्छे हैं लोग, तो फिर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और आपने इतने अच्छे से लाइक इतना पूरा आपने जो आपका एक स्टोरी लाइन है नरेट की, वो लाइक हैट्स ऑफ है आपको। अब जो है वो थोड़ा सा क्लिनिकल टेक्निकल टॉपिक से थोड़ा सा और मैं इम्पोर्टेंट कहूँ या ज्यादा लुक्रेटिव टॉपिक या ज्यादा लूसिड टॉपिक कहूँ, वो है पे, लाइक कंटेंट राइटिंग। अगर मैं आज ट्रेंडिंग जॉब्स की बात करूँ तो वो सॉफ्टवेयर है, टेक है, कहीं कहीं पे फाइनेंस है, कहीं कहीं पे जो है वो लाइक हेल्थ केयर भी है डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग में क्या पैसा है, क्या सही में लाइक ये इसका पे मास्टर्स अच्छे होते हैं, और होते हैं तो क्या रेंज होती है, अगर कोई इंटर्न है तो उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, एट मैक्स इसका हेल्म क्या होगा, अगर कोई ऑपरेटिव पिक्चर हम देखें अगले 5 साल में अगर कोई एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर है तो वो कितना मंथली लाइक अपना लाइक सैलरी बना रहा होगा। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, बिना लाइक स्पेसिफिकली कोई चीज को डिक्लेयर किए हुए। आप एक रफ आइडिया दिए उन लोगों को जो कंटेंट राइटिंग परस्यू करना चाहते हैं लेकिन
सिर्फ इस ख्याल से कि यार इसमें पैसा नहीं है बैक ऑफ कर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा बात करिए। ओके, मैं इस पे ज़रूर डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले एक पॉइंट मैं मिस जी, आउट जी, कर रही please, थी please. कि आपने ये पूछा था कि कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हाँ. है टू बिकम अ मेडिकल कंटेंट राइटर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट हाँ. की साइंटिफिक जी, लिटरेचर जी. पे स्टडी करनी चाहिए, and थोड़े कीवर्ड्स आपको आने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं मिस आउट कर रही थी, वो ये है कि एसईओ टूल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे Okay. गूगल ट्रेंड्स हो गए, तो वहाँ से अभी रिसेंटली मेरी कलीग हैं पूजा, तो उनसे मुझे थोड़ा सीखने को मिला कि कैसे आप गूगल ट्रेंड्स यूज करते हैं और वहाँ से आपको कीवर्ड्स पता चलते हैं, Okay. जो मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, हाँ. ट्रेंडिंग के अलावा जो मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स हैं, Okay. तो उनके अराउंड आप अपना ब्लॉग बिल्ड करते हैं। उन उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए अगर आपको चाहिए, उस स्पेसिफिक रीजन, सब रीजन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो Okay. वहाँ ये थोड़े एसईओ टूल्स की भी नॉलेज तो मतलब टेक लेयर भी इन्फ्यूज होनी चाहिए कंटेंट में। एग्जैक्टली आज के टाइम पे आज के टाइम में सही बात है। एआई टूल पे भी थोड़ा लेवरेज होना चाहिए। हाँ. जैसे आपको चैट जीपीटी भी थोड़ा यूज करना आना चाहिए, ठीक है? Perfect. तो ये पूरा अगर ये सारी चीजें हैं, एक इकोसिस्टम आप cumulatively क्रिएट कर लो। खुद सही के कह लिए रहे हैं। क्रिएट करते हैं। सही- हाँ, सही बात। तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी। पे आते हैं, Pay पे, कंटेंट राइटिंग हाँ. और पे। तो अगर हम पे की बात करें, इट वैरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ठीक है? तो अगर मैं इसकी पे की बात करूं तो इट विल गिव यू अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है? बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप ये मेडिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ में मीनवाइल आप अपना साइंटिफिक लिटरेचर्स भी लिखते रहिए, और उसके भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें यू विल गेट ऑब्वियसली यू गेट सम अमाउंट। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज नॉट हियर, सो आई यूज्ड टू डू some sort of paper writing, research articles and review articles. So मैं roughly बताऊँ तो we used to get 10 to 12K for each paper. Wow. For each paper writing. तो it's a big deal. So आप अलग से भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी करिए, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। एंड अगर हम स्पेसिफिक किसी कंपनी की बात करें तो डेनियल इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई एज अ इंटर्न, एज अ फ्रेशर इंटर कर रहा है इंडस्ट्री में एज अ कंटेंट राइटर इंटर्न, तो वो क्या एक्सपेक्ट करके चले? एक रफ आइडिया रेंज आप बता सकते हैं, स्पेसिफिक ना भी हो तो। इंटर्न की तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, अगर आप मास्टर्स के बाद आ रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 30K ये इनिशियल। इनिशियल। ओके ओके। या यू कैन, और इसको अगर आप पाइपलाइन को आगे बढ़ाएं 2 साल 3 साल 5 साल, अगर आप एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू 40 to 45K 50K तक भी रेंज होगी। ओके ओके। मतलब इसमें पोटेंशियल है। लोग जो बैक ऑफ कर जाते हैं सिर्फ इस फियर से या सिर्फ इस ख्याल से कि नहीं यार मैं कुछ और कर लेता हूँ, ये उतना ज़्यादा लाइक पे मास्टर्स इसके इतने अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हम सेकंड थॉट ले सकते हैं। एक्चुअली हम वी कैन गिव इट अ सेकेंड थॉट। मैं इसलिए भी बोलूँगी क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा इसके साथ। जब आप अपने थॉट्स लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू राइट डायरीज, तो वो इट वाज अ फॉर्म ऑफ कैथारसिस फॉर मी। तो आप अपने इमोशंस जब किसी के सामने नहीं बोल पाते, तो आप उसको लिखना पसंद करते हैं। जब आपको लगता है कि नो वन इज रिलायबल अराउंड यू, देन यू स्टार्ट राइटिंग इट। तो सिमिलरली जब आप ब्लॉग्स लिखते हैं या तो कोई भी कंटेंट लिखते हैं, तो आपको अपनी ऑडियंस पता है कि वो पेशेंट है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ से परेशान है, जूझ रहा है, तो एक इमोशनल कनेक्ट करते हैं। आप उसको समझाना चाहते हैं कि मतलब यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, आपके पास ये सोल्यूशन है। और जब वो ब्लॉग्स आपके पढ़ते हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं। सही बात है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए अपने ऑडियंस को। परफेक्ट यार, बहुत बहुत खूबसूरती से जो आपने ये सारा कुछ फ्रेम किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से आ रहे हो। अगर सिर्फ आप पैसा सोच के आ रहे हो तो वो किसी भी फील्ड में आप जाओ, लाइक लॉन्ग रन में जो है वो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक्चुअली में वो काम एंजॉय करते हो और करना पसंद करते हो, और वो हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं पे You are वो helping
others who are हाँ, काम helping करता है। those जो suffer कर रहे हैं, those who are suffering from deadliest diseases, be it cancer, any kind of cancer, परफेक्ट बिल्कुल आपने neurological disorders. It is also very painful. अगर neurological disorders की बात करें, as I have worked on multiple sclerosis, Alzheimer's, and autism back in my era days when I was in my previous company. तो बहुत तकलीफ दे होता है ये। तो वो भी मेरी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जॉब का, वो भी उससे भी मैं बहुत इमोशनली अटैच थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड टू गेट समथिंग न्यू टुडे, क्योंकि जब हम उन रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते थे तो हमें वहाँ से कुछ ऐसे बायोमार्कर्स मिलते थे जिन पे हम प्लांट एक्टिव कंपाउंड्स की जो हमारी लाइब्रेरी होती थी उनकी डॉकिंग एनालिसिस परफॉर्म करवाते थे, जिससे हमें उनकी बाइंडिंग एफिनिटी पता चलती थी कि कितनी अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको वो पर्टिकुलर बायोमार्कर और वो पर्टिकुलर बायोमार्कर हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को एस्केलेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। और प्लांट एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते थे, उससे बाइंड करके उस पर्टिकुलर मार्कर्स की एफिशिएंसी को, एक्टिविटी को या तो बढ़ाते थे, एस्केलेट करते थे या इनहिबिट करते थे, और वो प्लांट एक्टिव कंपाउंड्स वी यूज्ड टू गिव टू आवर पेशेंट्स। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है आपका अपने काम से। तो चाहे आप जहाँ पे भी हो, मेरे ख्याल से मेडिकल कंटेंट राइटिंग भी उन्हीं के लिए जो those who are quite empathetic, those who are sensitive, and yeah, I would say this one. नहीं, बहुत परफेक्ट है यार। और मैं सही में अब तो मुझे मजा आ रहा है कि मैं भी परस्यू कर लेता हूँ कंटेंट राइटिंग। आपने इतने अच्छे से जो है वो इतना मतलब इतना लाइक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रीमलाइन तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई। तो मुझे उम्मीद है कि लाइक मैक्सिमम लोग जो भी इस वीडियो को अभी या फिर इन फ्यूचर सुनेंगे, जो कंटेंट राइटिंग परस्यू करना चाहते हैं, वो फॉर श्योर इसको रिकंसिडर करेंगे आपके क्लैरिटी और आपके थॉट प्रोसेस से। तो अब वीडियो बहुत सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने काफी वक्त दिया। अब अगर हम लोग लास्ट में इसको कंपाइल करें या कंक्लूड करें या इसको जो है वो मुकम्मल करें, तो कोई एक ऐसा मैसेज जो लाइक लोग सुन रहे हो उनको आप देना चाहती हैं एज अ क्लोजर, आपका पर्सनल मैसेज जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया ओवर द टाइम और उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा इन द फ्यूचर, आप कुछ कहना चाहें? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने हमेशा ये सुना था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू एनी जॉब। ओके। तो इवन इफ आई टेल यू अबाउट माय जर्नी, तो पीपल यूज्ड टू टेल मी कि निम्रा तुम यहाँ से जा रही हो बट बाहर जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। इफ़ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन ऑलमाइटी, तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। और जब ऑब्वियसली जब मैंने अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूट छोड़ा था तो मैंने ये नहीं सोच के छोड़ा था, मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, मैंने ये नहीं सोच के छोड़ा था कि इसके बाद क्या। मेरे पास सिर्फ ये था कि अगर मेरा रिस्क का जरिया एक जगह से खत्म हुआ तो या अल्लाह उसको कहीं और बेहतर जगह से रिस्क मुझे अता कर। तो कमिंग टू दिल्ली हैज़ नेवर बीन इनटू माय प्लान, वो ऑलमाइटी का प्लान था। तो मैं ये कहूँगी कि आपको कभी होप नहीं छोड़नी है। फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है, फेथ होना खुद पे, अपने हार्ड वर्क पे होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली अपने ऊपर थोड़ा इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो पिछले साल किया और जो आप अभी कर रहे हैं, उससे आपने कितना वैल्यू क्रिएट किया अपनी लाइफ में, कितनी स्किल्स आपने ग्रो की। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, और करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ में लोगों के कई टाइम बाद आता है। ये जब हम स्टूडेंट्स होते हैं हम इतना नहीं सोच रहे होते हैं, हम बहुत एवरीथिंग इज़ वेरी हंकी डोरी कि ठीक है हो जाएगा बाद में, हम बहुत कैजुअली लेते हैं। बट एट द सेम प्लेस मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो तब से ही अपने मास्टर्स के टाइम से ही PhD की प्रिपरेशन कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दे वर वेरी सीरियस फॉर स्टडीज़। बैलेंस होना चाहिए अपनी लाइफ में, बैलेंस भी बनाइए, मैं ये कहूँगी बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाना। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी सुन रहे होंगे कि निम्रा से मुझे जो है वो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल लेसन्स भी लेने होंगे। इतने अच्छे से ये बातें बताती है, मतलब मुझे लग रहा है कि मेडिकल में इनका नैक और एक्सपर्टाइज तो है ही, बाकी इन्होंने लाइफ को जो है वो बड़े करीब से जो है वो शायद स्टडी किया या फिर ऑब्जर्व किया। जैसे उन्होंने शुरू में बताया भी कि एक अच्छा राइटर जो है वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, खासकर ह्यूमंस को देखने और पढ़ने में। तो अब मुझे लेना है आपसे, आप करते हैं इसको आप। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू कि आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कंटेंट राइटिंग की जर्नी को
एंड टू एंड, 0 to 1, डे 1 to D-Day तक पूरी आपने जो है वो कहानी सुनाई, अपनी जेनरिक कस्टम और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो अपने बताया। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त दिया। और हम और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो निम्रा को जो है हम फिर से लेके आएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो करेंगे। तो थैंक यू निम्रा, आपके वक्त के लिए बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। अच्छा लगा कि मैं अपने कुछ इनसाइट्स दे पाई आपके ऑडियंस को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया। नहीं, बिल्कुल। और आप इनको मोर ऑफन और मोर कंसिस्टेंटली जो है वो वीडियोस में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को जो है इसी पे एंड करते हैं। और अभी और डिफरेंट टॉपिक्स में निम्रा के साथ प्लान भी कर रहा हूँ जिसपे हम लोग जो है वो वीडियो कर सकते हैं, तो वो भी आपको मजा आएगा। वो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल टच के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे। और अब वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, वीडियो का जो थीम है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, डिस्कशन है, कुछ भी हो, लेकिन जो लास्ट में बात है मैं वही कहता हूँ। आज मैं निम्रा की मौजूदगी में वही कहूंगा कि तूने ही नहीं है, बस वही है। थैंक यू।